एक लेक्चर रेडी किया हुआ है और ऐसी एक पूरी सीरीज है, इसमें आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी उन क्वेश्चंस की जो नॉर्मल स्टूडेंट से अबव लेवल के होते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है जो प्रीवियस ईयर टीजीटी में आ चुके हैं, पीजीटी में आ चुके हैं, यहाँ तक कि आपके सिलेबस का अकॉर्डिंग जो नेट में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको ही यहाँ पर रखा है और पूरी कोशिश करी है कि उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ करें। ये सेट 1 रहेगा, इसमें 25 क्वेश्चंस रखे हैं और ये किसी और भी टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, assertion rent payable to a partner is debited to profit and loss account and not debited to profit and loss appropriation account। ठीक है, रीजन दिया है इसका, रीजन पेबल टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड नॉट एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, हिंस डेबिटेड टू पी एंड एल। यहाँ पर जो गिवन है वो बात करी जा रही है रेंट से रिगार्डिंग, और ये रेंट जो है वो गिवन है पार्टनर्स को। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जब पार्टनर्स की बात हो और पेमेंट हो तो कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये पार्टनर का पेमेंट है, ये हमेशा ऐसे ही होगा जैसे कि ये थर्ड पार्टी पेमेंट है, पार्टनर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। और जो बेसिक लॉजिक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने का, वो करंट ईयर प्रॉफिट ही फाइंड करना होता है। इसका सिर्फ पर्पज यही है कि आप करंट ईयर जो प्रॉफिट है उसको आप फाइंड करते हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। इस वजह से इसमें आने वाले जितने भी एक्सपेंसेस और आइटम्स हैं वो सारे के सारे चार्ज नेचर के होते हैं, और जब प्रॉफिट आपके पास आ जाता है देन आप प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब ही यही है कि करंट ईयर प्रॉफिट आ चुका है और फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पे आप ध्यान से देखें कि जो एजर्शन है उसने खास तौर से बोला कि जब रेंट है किसका, पार्टनर्स का, तो वो पी एंड एल में ही एंट्री करी जा रही है, पी एंड एल में। और रीजन में बताया गया कि यहाँ होने की वजह ये है क्योंकि ये चार्ज नेचर का है और एप्रोप्रिएशन नेचर का नहीं होता, इसलिए पी एंड एल में इसको डेबिट किया जाता है। देन अब इसके लिए आगे की मैंने इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बहुत से लोग ये वाला लगाते हैं कि ए और आर तो ट्रू हैं मगर जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मगर ध्यान दीजिए आर ने खास तौर से कहा है जो एक की वर्ड है चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब है कि उसका एक्सप्लेनेशन ये कर रहा है। तो इस वजह से इसका आंसर रहेगा आपका बी, बोथ ए एंड आर ट्रू। अब आप समझ गए कि ए और आर दोनों ही ट्रू हैं और साथ ही साथ ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, P and S are partners sharing profit in the ratio of 3:2. R is admitted with 1/5 share and he brings rupees 84,000 as his share of goodwill, which is credited to capital account of P and S respectively 63,000 and 21,000. New profit sharing ratio will be। तो क्वेश्चन में R से रिगार्डिंग कैपिटल गिवन है, इस इंफॉर्मेशन से हमें कोई लेना देना नहीं। देन सर क्यों लेना देना नहीं, क्योंकि हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहा गया है फाइंड करने के लिए। आगे देखिए इसका जो शेयर है वो 1/5 है। इसमें देखिए डायरेक्टली आंसर निकालते हैं, सर डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, सॉल्व भी करके आपको दिखाते हैं, मगर इसका डायरेक्टली आंसर देखिए। जो आंसर आपके पास ए दे रखा है, ए के केस में अगर आप आंसर पे ध्यान दें, जो न्यू पार्टनर है पी एस आर की तो बात हो रही है, पी एस और आर यही तो बात हो रही है। तो न्यू पार्टनर का रेशियो देखो बेटा गिवन आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 5/9। और बी के केस में अगर रेशियो देखिए, सी के केस में अगर रेशियो देखिए
तो 3:2:5 है, 3:2:5 मतलब आर का रेशियो कितना निकल के आ रहा है, 5/10 निकल के आ रहा है। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में देख लो कि जब गिवन है तो आपने आर को जो एडमिट किया वो कितने के लिए एडमिट किया है, आर को एडमिट किया है 1/5 के लिए। तो क्या ए का ऑप्शन देखो 1/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। बी का ऑप्शन देखो क्या 1/5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो बिना सॉल्व किए डायरेक्टली ही आपका रॉन्ग हो गए। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की और ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर बी में जो रेशियो है वो आपका आ रहा है 9:7:4, इसका मतलब है 4/20। और डी का भी जो ऑप्शन है वो 4/20 है। तो क्या ये 1/5 आ रहा है, ये 1/5 आ रहा है? यस, बी और डी में से ही कोई आपका एक आंसर होगा। जब आप सॉल्व करके लाएंगे तब भी वही आंसर आएगा, और डायरेक्टली कैसे कर रहे हैं वो भी आपको बता दे रहे हैं। तो आपके पास जो ओल्ड पार्टनर थे वो कितने थे, पी और एस थे। इन दोनों का रेशियो कितना था, 3:2 था। अब इस हालत में अगर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस कितने से कर रहे हैं, 63,000 और 21,000। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3:1 में ही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मीन्स 3/4 और 1/4। तो अगर 3/4 और 1/4 है तो इसका मतलब जो इनकी वैल्यू 3:2 है उससे कम ही तो आएगी। तो जब 3:2 से ये वैल्यू आपकी कम निकल करके आ रही है तो यहाँ पर आ जाइए बी वाले ऑप्शन में। तो बी वाले ऑप्शन में कितना है, 9/20 और 7/20। तो देख लो 9:7:4 यही आपका आंसर होगा, 9:7:4 बिना सॉल्व किए हुए। अब अगर सॉल्व करके देखना चाहते हैं मैं एक बार आपके लिए पूरा सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। अब 1/5 शेयर वो कितना ले रहा है पी से और कितना शेयर ले रहा है एस से, अगर ये पता चल जाए तो रेशियो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर ये तो इसमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, इसमें ये गिवन नहीं है, मगर इसमें बेटा इंफॉर्मेशन इसके थ्रू लाई गई गुडविल की तो गिवन है। गुडविल के केस में गिवन है कि एक पी ने 63,000 दिया है और एस को मिला है 21,000। इतनी गुडविल पी को मिली है और इतनी गुडविल जो है वो एस को मिली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी का ये सैक्रिफाइसिंग बता रहा है और ये आर का भी सैक्रिफाइसिंग बता रहा है। अगर हम इन दोनों के रेशियो को निकाल सके 7 से, अगर देखिए तो 7 9 जा और 7 3 जा, ये इनका सैक्रिफाइसिंग का कंटेंट बनता है। इसका मतलब 9:3। अब 9:3 में पी और एस ने इसको सैक्रिफाइस किया है, तो जब पी और एस ने 9:3 में दिया है तो 9:3 की पोजीशन में 1/5 को आर ने लिया भी तो होगा। तो इस हालत में आप देखें कि आर के केस में 1/5 को आप 9:3 में डिस्ट्रीब्यूट करें, तो 9:3 को अगर हम और इजी कर लें तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये 3:1 है। तो 1/5 को आप 3/4 और 1/5 का 1/4 किसको दे दिया गया, आर को। आर ने ले लिया किससे, पी से और एस से। तो इस जगह इतनी वैल्यू हो गई और इस जगह इतनी वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब है कि आर जो है पी से 3/20 ले रहा है, आर एस से जो है वो 1/20 ले रहा है। तो ऐसी हालत में आगे अगर हम लोग देखें तो पी के केस में पी ने सैक्रिफाइस कितना किया, 3/20। पी का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। अब इसमें से 3/20 इसने सैक्रिफाइस किया। आफ्टर देन एस, एस का रेशियो है 2/5 और इसने जो सैक्रिफाइस किया है वो किया है 1/20। ऐसी हालत में हम न्यू रेशियो फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया 12 - 3, इट मीन्स 9/20 और यहाँ पर 8 - 1/20, इसका मतलब 7/20। यही तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बचेगा जब ये सैक्रिफाइस कर लेंगे
तो इस हालत में अगर हम न्यू रेशियो को देखें P/S/R, इसका न्यू रेशियो 9/20, 7/20 और इसके लिए R के लिए 1/5 कॉमन करना है तो इंटू 4 से कर दें तो न्यू रेशियो 9:7:4। अब ये ऑप्शन अब आप देख लीजिए ध्यान से 9:7:4 आंसर नंबर बी यहाँ डायरेक्टली गिवन है। ये वो तरीका है जिसके बेस पर बाकी सब स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और टाइम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ। ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, उसी के लिए मुझे हिंदी का ऑप्शन नहीं मिला, तो हिंदी देखिए, इसमें लिखिए प्रबंध के सिद्धांतों के महत्वपूर्ण होने की वजह। मैं इंग्लिश में करूंगा, जो हिंदी वाले कोई दिक्कत हो तो वो हिंदी हेल्प ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देन बी सी डी ऑप्शन गिवन है। पहले इसको मैं बताता हूं कि है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट, जिनकी बात हो रही है इनकी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है। तो जब सिग्निफिकेंट आपको प्रूफ करना है तो वो बेटा कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट को ले करके ही प्रूफ किया जाता है। कॉज एंड इफेक्ट जो है वो ये देखता है किसके बीच का रिलेशनशिप देख रहा है, ये कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप चेक करता है किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, कि जो मैनेजर्स की वर्किंग है, जो आउटपुट है, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा जाए। इसलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट होते हैं। सर ये देख लिया, ये देखने से होगा क्या, इसको बेटा जब देख लेते हैं तो एक हिस्टोरिकल मेथड चलता था ट्रायल एंड एरर। तो अब क्या होता है, इसकी वजह से ट्रायल एंड एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, और जब ट्रायल एंड एरर के चांसेस कम होते हैं तो उसकी वजह से वेस्टेज कम होता है, और जब वेस्टेज कम होगा, टाइम सेव होगा, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकसेस व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आसान है, थ्योरी का था। नॉर्मेटिव आपने बिल्कुल सही समझा है, तो ऑप्शन नंबर सी नॉर्मेटिव ही आसान था, इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, X draw a fixed amount at the beginning of every month. Interest on drawings is charged at the rate of 8% per annum. At the end of the year, interest on X drawing amounted to rupees 2,600. Drawings of X. क्वेश्चन बहुत ही बदले हुए लैंग्वेज में है। क्वेश्चन में ड्राइंग्स पूछी गई है। अभी तक नॉर्मल एग्जामिनेशन में ड्राइंग्स गिवन होती थी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करना होता था। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड करते थे, मैं यहाँ पे आईओडी लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, क्योंकि वर्किंग नोट कर रखा पार्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब आप फाइंड करते थे तो क्या लिखा जाता था, एनुअल अमाउंट लेते थे, हाँ, उसके बाद में रेट ले लेते थे। तो यहाँ क्वेश्चन में जो रेट गिवन है वो है 8%। आफ्टर देन इसका मंथ ले लिया जाता था। तो मंथ कब गिवन है क्वेश्चन में, एट द बिगनिंग, तो बिगनिंग का मतलब है 6.5। ये एक बेसिक फॉर्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को निकालने का। मगर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो खुद ही गिवन है, तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, 2600, तो 2600 आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। यही अमाउंट आपको फाइंड करना है, मैं ए लिख देता हूँ, इंटू 8/100 इंटू 6.5/12 जो है, कभी कभी कैलकुलेशन जल्दबाजी से नहीं हो पाती, तो उसको करने के लिए हम इसको डबल कर लेते हैं। बात एक ही है, चाहे 6.5 लिखो चाहे 13/24, आप इस चीज़ को लिख लीजिए।
तो ऐसी हालत में जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो लिख आएगा, दिस इज कॉल्ड 5000। ए जो है वो 5000 होगा। ए मतलब जो हमारा अमाउंट है, ए मतलब अमाउंट ऑफ ड्राइंग। ऑप्शन देखो 5000 है, यस, डी ऑप्शन दे रखा है, ये आपका 5000 आंसर निकल करके आएगा इसको सॉल्व करने के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इफ 20,000 शेयर्स of ₹20 each were forfeited for non-payment of final call money of ₹6 per share and only 14,000 shares were reissued at the rate of 22 per share as fully paid up, then what is the amount of possible discount the company can allow at the time of reissue of remaining 6,000 shares? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये गिवन है कि जो शेयर्स हैं वो आपके 20,000 हैं जिनको कि फोरफिट किया गया है। अब इन फोरफिट वालों में से कुछ शेयर्स हैं जो कि री इशू हैं और कुछ शेयर्स हैं जो कि री इशू नहीं हैं, मतलब कि रिटेन्ड है। ये बात हो गई। जो री इशू किए गए हैं वो कितने शेयर्स हैं? 14,000। जो रिटेन किए गए हैं वो कितने शेयर्स हुए? 6,000। आफ्टर देन क्वेश्चन इस डायरेक्शन में चल रहा है। नॉर्मली जो अभी तक एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते थे तो उसमें री इशू और री इशू के बाद कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन होता था, मगर क्वेश्चन डायरेक्शन बदल दिया। क्वेश्चन जो रिटेन शेयर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये रुपीज़ हैं उसमें देखो लिखा है 20 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन में जो फेस वैल्यू है वो गिवन है 20 रुपीज़ और आपने जो रिसीव्ड नहीं किया है वो है फाइनल कॉल, जो नॉट रिसीव्ड की कैटेगरी में चला जाएगा। तो 6 रुपीज़ चले गए, तो इसका मतलब रिसीव्ड वैल्यू कितनी हुई? रिसीव्ड वैल्यू 14 रुपीज़ हुई एक शेयर के ऊपर। बस यहीं से आपको आंसर मिल गया। कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है कितने पर आप मैक्सिमम री इशू कर सकते हो, तो फर्स्ट टाइम जो फोरफिट किया गया है उसमें जो पैसा मिल जाता है मीन्स फोरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ व्हाट? फोरफिटेड अमाउंट एट द टाइम ऑफ फोरफीचर। उससे ज़्यादा पर कभी भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते। तो आपने जब फोरफिट किया तो कितना किया? 14 रुपीज़, और यहाँ कितने की बात हो रही है? इसकी बात हो रही है। तो 14 इंटू हम 6,000 कर देंगे तो हमारे पास आंसर देखो 84,000 दे रखा है, तो ये आंसर आपका 84,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, बहुत घिस गया है, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म हैज बीन स्पेसिफाइड बाय, हिंदी में भी हिंदी वाले हिंदी देख सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात हो रही है, कहाँ पर डिफाइन है? द पार्टनरशिप एक्ट 1932, द कंपनीज एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नन ऑफ द अबव। इमीडिएटली बहुत से बच्चों के माइंड में आता है पार्टनर्स की बात हो रही है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 और खट्ट से आंसर मारते हैं करेक्ट। ध्यान रखिए गलत है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट में है। तो अब आप इसका पार्टनरशिप जिन लोगों ने सोचा था उनका आंसर गलत है। द कंपनीज एक्ट 1956, क्योंकि ओल्ड क्वेश्चन 56 है, अब 2013 है। होता क्या था पहले कंपनीज एक्ट में, जब हम 1956 की बात करते थे तो पार्टनरशिप के लिए एक बैंकिंग बिजनेस होता था और एक अदर देन बिजनेस होता था। तो इसमें 10 चलते थे और इसके लिए 20। ये कब था? जब कंपनीज एक्ट 1956 था। अब कंपनीज एक्ट 2013 आ गया है। कंपनीज रूल्स 2014 कहता है और दूसरा एक्ट कहता है। जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे किसके बारे में? रूल के बारे में पूछे। ध्यान समझिएगा, बच्चे लगातार गलत कर रहे हैं और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप के लिए पार्टनर की बात हो और रूल से रिगार्डिंग बात हो
तो उस हालत में मैक्सिमम पार्टनर 50 लिखिएगा। और जब क्वेश्चन में एक्ट लगा हो, क्या लगा हो, एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट, तो एक्ट के केस में इन मेंबर्स को आप 100 करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज व्हेन ए कंज्यूमर स्पेंड सो मच नेगेटिव इफेक्ट overwhelm the positive substitution effect as the underlying demand curve is positively sloped। पहले तो डिमांड कर्व की बात कर रहा है पॉजिटिवली स्लोप्ड, उसके बाद में ये ऑप्शन की बात कर रहा है। अब इसका डायरेक्ट आंसर तो गिफन गुड्स, जिन्होंने रटा है वो सीधे बता देंगे कि ऑप्शन गिफन गुड्स जो है वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, गिफन गुड्स। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा इस पर एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, land on lease should be shown in balance sheet contrary to the fact that the company does not own that piece of land is the implementation of which accounting concept। पहले समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपकी बैलेंस शीट में एसेट्स वही आएंगी जिनके कि आप ओनर होंगे, मगर क्या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस एसेट्स के ओनर नहीं हो और वो एसेट्स आपके बैलेंस शीट में दिखाई जाए? सर ऐसा क्यों होगा जब हम एसेट्स के ओनर नहीं होंगे? ये वही कह रहा है, एसेट्स आपने लीज पर ले ली, टाइटल ट्रांसफर नहीं हुआ है, ये मेन पॉइंट कह रहा है। लैंड का टाइटल, टाइटल मतलब ओनरशिप राइट, और ट्रक अगर आप खरीदते हो तो उससे भी टाइटल आपके नाम ट्रांसफर तब होगा जब लास्ट पेमेंट आप कर देते हो। तो यहां पर उस एसेट्स को आपके बैलेंस शीट पे क्यों दिखाया जा रहा है जब बल्कि उसके आप ओनर नहीं हो? तो यही कह रहा है कि इसमें से बताइए कि क्या ये मैचिंग कॉन्सेप्ट है या अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट है या सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट है। डी ऑप्शन है सब्सटेंस ओवर फॉर्म कॉन्सेप्ट। ये यही कहता है भले उस एसेट्स के आप ओनर नहीं है मगर टेक्निकली आप ही उसके ओनर है क्योंकि वो आपके पोजीशन में है। आंसर नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, read the following statement carefully and choose the correct alternative from the following two statements given है। बहुत आ रहे हैं इस तरह के अब क्वेश्चन, मैं सजेस्ट करूंगा वो ट्रेडिशनल क्वेश्चन छोड़ दीजिए कि 4 ऑप्शन होते थे ABCD लगा दिया। अब बहुत क्वेश्चन और हर टॉपिक का कंटेंट बदल चुका है और वो इसी के ऊपर ही वर्क कर रहा है, या एग्जर्शन है या रीजनिंग है। तो बहरहाल स्टेटमेंट नंबर 1, एग्रीगेट सप्लाई इज इंडिकेटेड बाय ए 45 डिग्री लाइन। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट नंबर 1? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये वाई एक्सेस है और ये एक्सेस है। यहाँ पर ये जो बीच की लाइन निकल करके जाती है, ये दिस इज जो बीच से लाइन ड्रॉ होती है, यही तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई है। और अगर देखें इसको तो ये 45 डिग्री पर ही बनती है। सर ऐसा क्यों 45 डिग्री पर? वे तो स्टेटमेंट पहली बात राइट है ये, ठीक। और ऐसा क्यों? वो इस वजह से क्योंकि ये एक्स और वाई में इक्वल प्रोपोर्शन को शो करता है एक्सपेंडिचर ऑफ आउटपुट को। इसका मतलब है इस कंडीशन में जो एक्सपेंडिचर है वो इक्वल टू आउटपुट है, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। ये है तुम्हारा एग्रीगेट सप्लाई। स्टेटमेंट नंबर 1 तो राइट है। स्टेटमेंट नंबर 2 है एग्रीगेट डिमांड इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट। सर ये कैसे स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो नहीं स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये भी राइट है, वो मैंने पहले कर रखा है, मैं आपको बताता हूं। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन द कंपनी एट ए गिवन ओवरऑल प्राइस लेवल एट गिवन टाइम। स्टॉक होने का यही तो रूल था कि गिवन टाइम पर गिवन प्राइस हो, तो यहाँ पर गिवन टाइम पर गिवन प्राइस है इसलिए स्टॉक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही इस जगह राइट हैं। ए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, प्राइमरी फोकस ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन रिजॉल्व अराउंड। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन किसके अगल बगल रन करता रहता है उसकी बात हो रही है। जिन्होंने चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, सब्जेक्ट को, तो देखा होगा कि एक्सेप्शन कंट्रोलिंग से रिलेटेड उसी कंटेंट में लास्ट में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए किसके रिगार्डिंग है, कंट्रोलिंग। तो ये सीधा सीधा आंसर डी होगा, कंट्रोलिंग डायरेक्ट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फिर एक्सर्शन द एक्सटेंट ऑफ
फिस्कल डिफिसिट is an indication of how far the government is spending beyond its means। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये, क्योंकि जो गवर्नमेंट डिफिसिट पे अगर हम बात करें, फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या है? फिजिकल डिफिसिट का मतलब हम एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के और उसके रिलेशन में इनकम की बात करते हैं। तो फिजिकल डिफिसिट का मतलब क्या हुआ कि एक्सपेंसेस जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और इनकम जो है वो हमारी कम हो रही है। तो अब एक्सपेंसेस हमारे रिसोर्सेज से ज़्यादा हो रहे हैं जितना हमने रिसोर्सेज से अर्न किया। तो पॉइंट नंबर ए करेक्ट है। अब उसका रीज़न क्या कहता है? अ हायर फिजिकल डेफिसिट क्रिएट बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। ये भी करेक्ट है रीज़न। तो क्यों ये करेक्ट है रीज़न? अ हायर फिजिकल डेफिसिट क्रिएट ए बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। स्टेटमेंट है सर, आपने कर रखा है तो आप तो डायरेक्ट कह दे रहे हो राइट है। समझिए, जब फ्यूचर जनरेशन के ऊपर बर्डन की बात आ रही है तो इसका मतलब है कि हायर टैक्स लगेगा। हायर टैक्स कैसे लगेगा? एक्सपेंसेस ज़्यादा है, इनकम कम है, लॉस ज़्यादा हो रहा है। लॉस का टेक्निकल टर्म इकोनॉमिक डेफिसिट ज़्यादा हो रहा है, तो उसको इनकम बढ़ाने से तो करेंगे। तो इनकम किससे बढ़ेगी? इनकम बढ़ेगी आपकी हायर टैक्स लगाने से। और जैसे ही आप हायर टैक्स लगाओगे तो उसके बाद एक और नुकसान होगा कि जो भी बिजनेसमैन हैं वो अब सपोर्टिव नेचर के नहीं रहेंगे, वो क्विट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हायर टैक्स होगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टैक्स लिखा है इंटरेस्ट भी लिख देता हूँ, जब इंटरेस्ट हायर होगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास टैक्स से इनकम होगी और इंटरेस्ट से इनकम होगी, लोन महंगा मिलेगा, तो वह लोग बिजनेस से अपने को क्विट करेंगे और फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ही लोड पड़ेगा। बहरहाल इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। बोथ एजर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, और आर जो है इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जर्शन। करेक्ट है मगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ नेट इनकम इफ द बिजनेस डिक्रीजेस इट्स प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर डिक्रीज करें तो ये देखें, आप समझिए कि ये P&L का पार्ट है, और अगर ये P&L का पार्ट है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सोचो कि किधर आता होगा? सर डेबिट आता है। बिल्कुल सही। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर डेबिट में आ रहा है तो ये एक्सपेंसेस हो गया कि नहीं हो गया? और अगर ये एक्सपेंसेस है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिसको आप डिक्रीज कर रहे हो, बहुत ही आसान है, एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हो। तो अगर एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या इंक्रीज होगा? प्रॉफिट होगा। तो इसका सीधा सा आंसर है ए, इट विल इंक्रीज नेट इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ नॉमिनल पार्टनर इज, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न, बी एंटाइटल्ड टू इक्वल शेयर इन प्रॉफिट अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू एनी अदर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, नॉट लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर्स, नॉट लायबल टू थर्ड पार्टीज। सोच लीजिए 5 सेकेंड। जिन लोगों ने ऑप्शन ए सोचा है वो करेक्ट है, नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर्स प्रॉफिट ऑफ द कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एक्सर्शन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए कंपनी इज 20 एंड हिंस द कंपनी इज प्राइवेट कंपनी। एक कंपनी है जिसमें 20 मेंबर्स हैं तो वो एक प्राइवेट कंपनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये, क्योंकि 2013 के बाद ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे चेंज है। पहले ये 1956 पे चलता था, अब रूल जो रेगुलेशंस लगेंगे वो 2013 के होंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट में है ये। तो अब 20 मेंबर्स, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कंपनी है जैसा आपको दिख रहा है, उसमें कितने लोग हैं? 20 मेंबर्स हैं, इस वजह से वो प्राइवेट है। क्यों? क्या पब्लिक में मना है मिनिमम? तो ये पब्लिक भी हो सकती है और ये प्राइवेट भी हो सकती है, क्योंकि जो मेंबर्स की बात है, डायरेक्टर्स की बात है, तो पब्लिक और प्राइवेट आप लोगों को बेहतर पता है। तो 20 ऐसे लिखा गया कि आप तुरंत भागे किसकी तरफ? प्राइवेट की तरफ। यस, दिस इज राइट, क्योंकि वो प्राइवेट है तो उस पर 20 है, पब्लिक भी तो हो सकती है।
तो जो लोग प्राइवेट की तरफ भागे हो वो ध्यान समझ लीजिए। नेक्स्ट रीजन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अ प्राइवेट कंपनी इज वन द नंबर ऑफ मेंबर विच डज नॉट एक्सीड 200। रीजन भी आपको कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए दे दिया गया, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनी है उसके मेंबर्स 200 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब न्यू कंपनी है 2013 के साथ में, और ये 200 से कम है, 20 है, तो इसका मतलब है तुरंत दिमाग में आपके आएगा कि ए सही है और आर उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जो लोग ये आंसर लगा रहे हैं गलत है, ऑप्शन नंबर सी होगा। बोथ ए आर डू नॉट प्रेजेंट द होल ट्रुथ। तो ए एंड आर पूरी बात नहीं कह रहे, उसने बोला 20 है, तो 20 पे पब्लिक का भी तो स्कोप है, खाली प्राइवेट ही कैसे हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत बार रिपीट हुआ है ये, टीजीटी 2019, टीजीटी 2016, 12, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। ए है हैवी एडवर्टीजमेंट, बी है नॉन प्राइस कंपटीशन, सी है इंटरडिपेंडेंट फर्म्स, डी है प्राइस कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉन प्राइस कंपटीशन करके ही एडवर्टीजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ फर्म प्रॉफिटेबली ट्रांसलेट कंज्यूमर नीड्स इनटू रेवेन्यू। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है मार्केटिंग इज द मैसेजेस और एक्शन दैट कॉज मैसेजेस और एक्शन। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, मार्केटिंग इज द प्रोसेस बाय विच फर्म क्या करती है, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, कंज्यूमर की नीड्स को जनरेट करके करती है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और सेकंड कह रहा है कि इससे एक्शन डेवलप होता है। कैसे एक्शन डेवलप होगा, देखो इसका जो पर्पस है वो यही है कि डिमांड इंक्रीज करना और उसके रिजल्ट में कंज्यूमर या तो उसको परचेज करेगा या फिर मुंह से बोल बोल के शब्दों से इसको एडवर्टाइज करेगा। यही मार्केटिंग का मेन फंडा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड बाय अ फर्म विच सेल। हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन गिवन है। ऑप्शन ए कन्वीनियंस गुड्स, बी शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। आया हुआ एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, यहां तक कि नेट एग्जामिनेशन में भी आया है। डी आपका आंसर हुआ, 18 का आंसर नंबर डी, अनसॉर्ट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऋषभ हैज ज्वाइंड एज अ क्रिएटिव हेड in an entertainment company. He always ensures that the work has been divided into small and manageable activities. तो पहला पॉइंट देखो निकल के आया कि डिवीजन है, डिवीजन, और वो डिवीजन किस में है, स्मॉल पार्ट्स में है। तो जैसे ही डिवीजन स्मॉल पार्ट्स में होता है वैसे ही स्टूडेंट्स के मन में डिवीजन ऑफ वर्क निकल करके आता है। और ऑप्शन में जैसे ही डिवीजन ऑफ वर्क अगर दिखाई दिया हम ले लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो, पूरा और पढ़ लो। एंड ऑल्सो द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड टूगेदर। और दूसरा कीवर्ड दे रखा है ग्रुप्ड टूगेदर, मीन्स एक जैसे जो लोग हैं उन लोगों को एक तरफ ही रख देना और उनका एक अलग अलग ग्रुप बना देना। तो ये एक जैसे लोग हैं, पहले वर्क का डिवीजन, और फिर जो अलग अलग लोग हैं उनका एक अलग ही ग्रुप बना देना। तो जब अलग अलग ग्रुप बनेगा तो अब देखिए डिपार्टमेंट आपको नहीं दिख रहा है। तो जल्दबाजी में इसका आंसर जिन लोगों ने ए लगाया हो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, मैं कहूँगा कि वो गलत था। बी डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये आपके लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एक्सर्शन रीजनिंग का पार्ट है। स्टेटमेंट मैंने पूरी कोशिश करी है कि जो न्यू ट्रेंड है उसके बीच में आपको रखा जाए।
If the demand of product is inelastic, the firm is in position to fix higher price. Statement 2 देखते हैं. In case of degree of competition is high, the firm is in position to set high price. बिल्कुल गलत है ये. जब कंपटीशन होगा तो प्राइस टेकर होगा ना कंपटीशन में. तो जब प्राइस टेकर होगा तो ये प्राइस कहाँ सेट कर सकते हैं. इंडस्ट्री में 10 रुपीज प्राइस चल रहा है और आप प्राइस 12 रुपीज कर दोगे तो कंज्यूमर को मिलेगा ही नहीं. तो कंपटीशन के टाइम में प्राइस टेकर है ना कि प्राइस मेकर है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 वो रॉन्ग है. इसका आंसर ए होगा. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स.